बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MD-CAT 2020 के सिलसिले में आपको मालूम है कि ये हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके साथ ही उसकी कंटिन्यूटी में हमने एंजाइम डिस्कस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज़ व्हाट क्रोमोसोम एंड DNA। इसको भी हम इसी यूनिट के साथ ही डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में बच्चों में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखना होगा कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मुतालिक जितनी भी डिटेल्स हैं उसको हमने देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ये सब कुछ इसमें आएगा। फिर उसके बाद बच्चों इसमें हमने क्या देखना होगा कि व्हाट इज़ जीन। जीन क्या होता है उसके मुतालिक कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, क्योंकि उसको आप जेनेटिक्स में फिर आगे चलकर डिटेल से स्टडी करोगे। फिर इसके बाद बच्चों हमने देखना होगा, क्योंकि DNA के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लिक एसिड के रेफरेंस से। अब हमने इसमें देखना होगा कि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं DNA रेप्लिकेशन के वो होंगे। फिर उसके बाद उसमें ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव के हवाले से मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट वो हमने देखने होंगे। और इसके साथ ही प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन होगा। और फिर आगे चलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसके बाद हमने जेनेटिक कोड और फिर ट्रांसलेशन। तो इस तरह इन टॉपिक्स को लेकर हमने चलना है किस में, क्रोमोसोम एंड DNA में। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखना है कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बच्चों मीनिंग्स के हिसाब से अगर आप जाएं तो इसमें आप गौर कीजिए, पहला वर्ड क्या है इसमें, क्रोमो, और दूसरा लगा रहता है सो, यानी सोमो से लिया गया है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, और सोमो का मतलब क्या होता है, बॉडी। अपीयरेंस के लिए हिसाब से तो वो आपको डार्क नज़र आते हैं, लेकिन ये जिसके मीनिंग्स के हिसाब से आपको मालूम हो कि क्रोमो मीन कलर एंड सोमो मीन बॉडी। अब देखिए क्रोमोसोम होते क्या है। क्रोमोसोम के बारे में मालूम हो कि ये थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम? दीज आर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या होती है? थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये कब अपीयर होते हैं? अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान देखिए अपीयर होते हैं। हम सेल साइकिल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिएगा कि इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस जो होती है इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये डीकंडेंस्ड होते हैं, यानी अनकॉइल्ड अनफोल्डेड होते हैं। और इंटरफेस में ये किस सूरत में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में होते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर्स की सूरत में ये पाए जाते हैं। तो व्हाट आर क्रोमोसोम? थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। अब इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करें। डिस्कवरी, जहाँ तक डिस्कवरी का ताल्लुक है तो आपको मालूम हो साइंटिस्ट का नाम इसमें क्या आएगा, वाल्थर फ्लेमिंग, 1882। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम। ये बेसिकली कौन था? ये जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जो कि स्टडी कर रहा था किस चीज़ को, सेल डिवीजन या डिवाइडिंग सेल को। ये स्टडी करता किस में, सेलेमेंडर लार्वी। लार्वा का प्लूरल क्या होता है, लार्वी। सेलेमेंडर जिसका ताल्लुक किससे, एम्फीबियन से। सो ये आपको एक रिकॉर्ड के तौर पर मालूम हो कि हु डिस्कवर्ड द
क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था, ये आपको क्लियर हो गया। फिर आप इसके बाद देखें, आप मज़ीद आगे चलते हैं तो आपको मालूम हो कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हमने आना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, या जिसको आप क्या कह सकते हो, स्ट्रक्चर किस में स्टडी करते हो आप, मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखना है। तो टिपिकल क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी डायग्राम शो करते हैं टिपिकल क्रोमोसोम की। अब इस क्रोमोसोम को अगर आप ध्यान से देखें कि टिपिकल क्रोमोसोम, जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी हम कह सकते हैं, ये टिपिकल क्रोमोसोम जो होता है इसमें आपको क्या नजर आते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिड्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिड्स मिलते हैं हमको। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं क्रोमेटिड्स के, इसके बारे में आपको मालूम हो कि जो कि इसकी स्ट्रैंड्स की बात करते हैं ना हम, तो इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं। ईच स्ट्रैंड के बारे में हमने क्या बताना है कि ईच स्ट्रैंड इज बेसिकली व्हाट, ये बेसिकली क्या होता है, सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, याद रखिएगा कि ये हाईली क्वाइल्ड होगा, और फिर उसके साथ साथ इसमें हाईली क्वाइल्ड होने के साथ साथ आपको मालूम हो किसके साथ होगा, विथ हिस्टोन्स प्रोटीन। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है, केमिकल कंपोजिशन में आएंगे तो हम इसको डिटेल से देखेंगे कि व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। तो लिहाजा आपने देखा कि क्रोमोसोम में क्या है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिड्स। ईच स्ट्रैंड क्या होता है, सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल जो कि हाईली क्वाइल्ड है अलॉन्ग विद हिस्टोन्स प्रोटीन। फिर उसके बाद देखिए, इसमें हम किसके बारे में बताते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बताते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको ये मालूम हो कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये आर्म्स ऑफ द क्रोमेटिड, जिसको क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, कि आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम भी कहलाते हैं, यानी आर्म्स का नाम भी देते हैं। ये क्रोमेटिड जो दे आर हेल्ड टुगेदर, ये कहाँ पर हेल्ड टुगेदर होते हैं, सेंट्रोमियर पे ये हेल्ड टुगेदर होते हैं। इसी सेंट्रोमियर को आप दूसरा नाम क्या देते हो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम भी देते हो। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह लें, या फिर आप इसको सेंट्रोमियर का नाम दें। यहाँ पर ये आकर अटैच हो जाता है। तो क्या अटैच होते हैं, इसके क्रोमेटिड यानी इसके आर्म्स अटैच होते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि सेल्स के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें एक और कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, जिसको आप नाम देते हो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया कहलाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है ये। इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ डायग्राम हमने ये शो की क्रोमोसोम की, तो हमने सिंपल डायग्राम के जरिए हम बताएंगे व्हाट इज दिस सेंट्रोमियर, ये इसका क्रोमेटिड शो कर रहा है, ये क्रोमेटिड, इसी तरह से ये दूसरा क्रोमेटिड आ रहा है,
ये दूसरा क्रोमेटिड आ रहा है। अब इसमें हम यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हम इसकी क्या शो कर रहे हैं, ये इसकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डुप्लीकेटेड फॉर्म में। तो जाहिर बात है डुप्लीकेटेड फॉर्म में आपने क्रोमेटिड्स में क्या शो करेंगे, इसकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये इसकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चूँकि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया होता है, तो लिहाजा इसका हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को नाम दिया जाता है। रीज़न क्या होती है कि ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है, ये क्या जो होता है, इससे क्या बनते हैं, न्यूक्लियोलाई बनते हैं, न्यूक्लियोलाई। और ये कब बनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेल डिवीजन में कब बनेगी, ये इंटरफेस के दौरान, ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान। वजह क्या होती है, सेल डिवीजन के दौरान आपको मालूम हो न्यूक्लियोलाई क्या हो जाते हैं, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो ये डिसअपेयर होते थे, सेल डिवीजन एंड होने लगती है, टीलोफेज आने लगती है, तो फिर दोबारा से ये क्या होते हैं, रीअपेयर हो जाते हैं। तो लिहाजा ये इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया का नाम दिया जाता है, इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ओके, तो अब देखिए आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इसमें एक और अहम चीज़ देखिए कि ये जो हम बता रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो पार्ट है, ये इसका गौर से देखिएगा, यहाँ से बना रहे हैं ये इसका पार्ट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला एरिया। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो एरिया होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, सैटेलाइट। इसको आप सैटेलाइट का नाम भी देते हैं, ये सैटेलाइट कहलाएगा, इसको आप सैटेलाइट का नाम देंगे। सैटेलाइट इस एरिया में याद रखिएगा यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए पाया जाता है, यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, जिसको आप जंक डीएनए का नाम भी देते हैं। एजिंग में आप पढ़ते हो इसके बारे में कि आउटसाइड द बॉडी जब हम सेल्स को डिवाइड करते हैं तो नॉट मोर देन 100 टाइम्स सेल डिवाइड नहीं होते, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि ये जो साइज़ होता है इसका छोटा होना शुरू हो जाता है। ये एजिंग के टॉपिक में आपने इसको डिस्कस किया होगा, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, इसका रेफरेंस हमें मिलता है, तो इसलिए रेफरेंस भी आपको इनडायरेक्टली मालूम होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ये इसका टर्मिनल एंड कहलाता है, ये टर्मिनल एंड होता है। इस टर्मिनल एंड के बारे में आपको मालूम हो कि ये जो टर्मिनल एंड है इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है इसका टीलोमियर, इसको टीलोमियर, राउंडेड टिप होती है बेसिकली, टर्मिनल एंड कहलाती है। ये जो है इसका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करती है दो क्रोमोसोम को ताकि वो आपस में अटैच ना हो, ख़ास तौर पर कहाँ से, फ्रॉम देयर एंड्स, फ्रॉम देयर एंड्स, एंड से वो क्रोमोसोम आपस में अटैच ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, टीलोमियर। ये टिप होता है कहाँ पर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला एरिया हमने क्या बताया, सैटेलाइट, और फिर उसका जो राउंडेड टिप होगा दैट इज कॉल्ड टीलोमियर। व्हाट इज द रोल ऑफ टीलोमियर, प्रिवेंट, क्या करता है, टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम जो होते हैं उनको आपस में अटैच होने से रोकता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज टीलोमियर। तो यहाँ तक इसमें हम अभी देख रहे थे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। इसमें अब हमने क्या देखना है, नेक्स्ट आएगा आपके सामने एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी होती है कि व्हाट इज़ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है, लिहाजा क्रोमोसोम के रेफरेंस से बच्चों आपको ये इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कैरियोटाइप है क्या। ये बेसिकली क्या होती है, द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ chromosomes that an individual possesses, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। द पर्टिकुलर अरेंजमेंट
मखसूस तरतीब होती है क्रोमोसोम्स की जो कि एक इंडिविजुअल में पाई जाती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं याद रखिएगा, जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स जो हैं इनके बारे में आप बताओ ये क्या होते हैं। वाइडली दे आर वाइडली डिफर, दे आर वाइडली डिफर इन देयर अपीयरेंस। अपनी अपीयरेंस के लिहाज से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। ठीक है जी, यानी किस लिहाज से, जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या होते हैं, दे आर वेरी इन साइज़ के लिहाज से देखेंगे तो ये क्या होंगे, डिफरेंट इनके साइजेस होते हैं। कोई छोटा क्रोमोसोम होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, सो ऑन यू कैन सी। एक ही स्पीशी में आप देखेंगे क्रोमोसोम का साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्पीशीज़ में उसका साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह से स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। इसमें इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फ़र्क होता है, किसके, क्रोमोसोम्स के। इसी तरह से रिलेटिव लेंथ अगर आप देखें, रिलेटिव लेंथ किसकी, ऑफ आर्म्स, किसके आर्म्स, ऑफ क्रोमेटिड्स। ये भी आपको क्या नज़र आएगी, ये भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी, यानी ये लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी। इसी तरह से ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये भी आपको डिफरेंट, यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी, ये भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी। वेरी इन साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये क्या है, बेसिकली हम क्रोमोसोम के बारे में बच्चों बता रहे हैं कि वाइडली डिफर इन देयर अपीयरेंस। इन सब को हम कंसीडर करते हैं किस में, कैरियोटाइप में। द पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या आ गई, साइज आ गया, इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी आ गई, क्या आ गया उसमें, रिलेटिव लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड, और इसमें क्या आ गया, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इस सब को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इन सब की स्टडी को आप क्या कहते हो, कैरियोटाइप का नाम देते हो। यानी आप अगर इसमें, जब आपको कैरियोटाइप के बारे में पता हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्पीशी को कम से कम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। जैसे ह्यूमन बीइंग है, 46 क्रोमोसोम्स है इसमें। अब इन 46 क्रोमोसोम्स को अगर आप देखें डिटेल से तो आप देखेंगे कि इनमें पेयर्स के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें जो 23 पेयर्स हैं उसमें हर क्रोमोसोम का पेयर एक दूसरे से साइज़ के लिहाज से, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के लिहाज से, लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ द क्रोमेटिड के हिसाब से आपको क्या नजर आएगा, वेरी नज़र आएगा। तो लिहाजा इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस अच्छी खासी है। सबसे पहली कि इससे आप किसी भी स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, एबनॉर्मलिटी अगर आ जाती है क्रोमोसोम्स में, आपको कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मलिटी आई है क्रोमोसोम में, यानी लेंथ क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो होता है डिलीट हो गया है, या कोई इंसर्शन हो गई है उसमें, या कोई उसकी और उसमें कोई डिसऑर्डर आया है, तो आप उसको कैसे स्टडी करोगे। इसको आप इजीली क्रोमोसोम का कैरियोटाइप देखोगे तो यू कैन रीच अप टू द डिसऑर्डर, आप डिसऑर्डर तक पहुंच सकते हो। इसी तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डेवलपमेंट के दौरान, जब डेवलपमेंट होती है फीटस की, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी एम्ब्रियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या लेते हैं, ये एम्ब्रियोन से, ख़ास तौर पर एम्ब्रियोटिक फ्लूइड से सैंपल लेते हैं, और सैंपल को लेने के बाद उसको कल्चर करते हैं, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। तो डिवाइडिंग सेल में आप क्या देख सकते हो, क्रोमोसोम देख सकते हो। क्रोमोसोम आपको जब नज़र आएंगे तो आप उसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एबनॉर्मलिटी भी आइडेंटिफाई वहाँ से कर सकते हो। तो हम इस तरह से आगे देखते हैं, वेदर वी वांट टू कंटिन्यू द डेवलपमेंट और स्टॉप इट ओवर देयर। तो ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है किस चीज़ की, कैरियोटाइप की। या स्टूडेंट्स के बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम है किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का मतलब क्या होगा, या फिर इस तरह से आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्राइमरी
कंस्ट्रक्शन, यानी क्लासिफिकेशन करनी है हमने क्रोमोसोम्स की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो लिहाजा इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इसको क्लासीफाई करोगे, इसको आप 4 टाइप्स में इसको आप क्लासीफाई कर दो। 4 टाइप्स इसकी कौन कौन सी होगी सिस्टमेटिकली अगर हम देखें इसको, तो सबसे पहले आपने बताना होगा मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद सब मेटा सेंट्रिक, फिर उसके बाद एक्रो सेंट्रिक, और फिर उसके बाद टीलो सेंट्रिक। ये 4 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर रहे हो। सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं। यहाँ पे ये हमने इसको थोड़ा सा यूँ स्ट्रेट शो किया है, ये स्ट्रेट शो किया है, ये क्या है सेंट्रोमियर और ये इसका क्या है क्रोमेटिड हमने फ़िलहाल इसमें सिंगल शो किया है। इसमें आप देखिए कि इसकी पोजीशन जो होगी वो किस तरह से हो जाएगी, उसकी पोजीशन फिर इस तरह से भी हो सकती है। ये इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। इसमें इसकी क्या पहचान होती है कि ये जो आर्म्स होते हैं ऑफ द क्रोमेटिड प्रेजेंट आर ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। ऑलमोस्ट इक्वल आर्म ऑफ क्रोमेटिड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में हम क्या बताएंगे, ये देखिए, ये अनइक्वल लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। अनइक्वल यानी अनइक्वल से मुराद ये बड़ा है और ये आर्म ये क्या है छोटा है, और बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। और इसकी फिर आगे जो शेप होगी वो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है, दैट इज़ व्हाट, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होगा इस तरह से हमें इसको शो करना है। ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैविंग वेरी शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमेटिड एट वन साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। व्हाट इज दिस, ये इसका सेंट्रोमियर है। तो आप देख सकते हैं एट वन साइड ऑफ द सेंट्रोमियर शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमेटिड प्रेजेंट। तो इसको आप क्या नाम दोगे, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक। इसको आप एक्रोसेंट्रिक का नाम दोगे, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। लास्ट जो आ जाएगा फिर वो आपके सामने इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप। ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, सेंट्रोमियर। ये इसका सेंट्रोमियर है। आप सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द क्रोमेटिड। या गौर से देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, टीलो सेंट्रिक। तो आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के लिहाज से आप क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर शेप्स आती हैं किस चीज़ की, क्रोमोसोम्स की जो शेप्स आती हैं वो फिर आप इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं ये क्या है, आई शेप, इसी तरह से जे शेप और इसी तरह से वी शेप। ये डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं किस चीज़ की, क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये आपको क्या मिल रहा है, वी शेप, ये क्या है, जे शेप मिल रहा है, और ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, आई शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन बन जाती है किस चीज़ की, ये क्रोमोसोम की, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये भी आपको कैटेगराइजेशन क्लियर होनी चाहिए। आई, जे और वी शेप, ये भी समटाइम एमसीक्यूज में पूछा
जा सकता है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। और ये ख़ास तौर पर जो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। डायग्राम के साथ भी आ सकता है, विदाउट डायग्राम भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब उसके बाद हमने देखना है, यानी एक चीज़ हम पहले न्यूक्लियस के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे चूँकि मज़ीद एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं तो वो एग्जांपल्स भी आपको कोट करनी है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी हमने देखना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में आपको मालूम हो कि वेरी करते हैं ये फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ये वेरी करते हैं, ये फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे यहाँ पे हम इसमें एग्जांपल देंगे, आप रेंज की पहले बात करेंगे। रेंज मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आपने जाना है। मिनिमम आप देखिए कि आप यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं एक फंगस की। फंगस कौन सा आपके पास, पेनिसिलियम, जिससे आप क्या हासिल करते हैं, पेंसिलिन हासिल करते हैं। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसी तरह से आप एक्सट्रीम की तरफ जाएं, आप फर्म का रेफरेंस दोगे 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज द रेंज, मिनिमम 1 पेयर और मैक्सिमम आप देख रहे हैं कितने हैं, ये 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख ली है कि उसकी में आप डिफरेंट एग्जांपल जैसे कोड करते हैं, मॉस्किटो का रेफरेंस दोगे, मॉस्किटो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 6 है। इसी तरह से और भी एग्जांपल आपको मिलेंगी, हनी बी की एग्जांपल देंगे, हनी बी, इसमें आपको 32 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसी तरह से कॉर्न में आपको ये आपको कितने मिलेंगे, 20 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसी तरह से शुगर कैन का आप रेफरेंस दोगे, शुगर कैन, इसमें आपको 80 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसी तरह से फिर आप एग्जांपल माउस की दोगे, यानी माउस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 40 हैं। और इस तरह से आप ह्यूमन का रेफरेंस दोगे तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो आप इसको आइडिया होना चाहिए, ये सारे के सारे क्या है इसके, ये क्रोमोसोम्स क्यों से, ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका आपको हैप्लॉइड यानी कितने पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये 6 है, इसके 3 पेयर्स और ये 16 पेयर्स। और इसी तरह से ये कितने बनेंगे, 10 पेयर्स। ये कितने बनेंगे इसके, 40 पेयर्स। और इसी तरह से इसके कितने बनेंगे, 20 पेयर्स। और 46 के कितने बन जाएंगे, 23 पेयर्स। तो ये डिप्लॉइड है बेसिकली। हैप्लॉइड उनके गैमेट्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है आपको कि इनके गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। ऑब्वियसली पेयर नहीं होंगे बल्कि एक एक मेंबर होगा पेयर का, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ये भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। ये भी एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछी जाती है। कुछ हमने रेफरेंसेस दिए थे, एग्जांपल दी थी न्यूक्लियस के हवाले से, कुछ यहाँ पे रिपीट भी हुई है, लेकिन बाकी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। कंपोजिशन के लिहाज से देखिए कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में पता हो, ये कंपोज्ड ऑफ किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है इसमें डीएनए, फिर उसके बाद प्रोटीन्स और फिर उसके बाद आरएनए। सबसे पहले देखिए डीएनए, इसमें कितना है, अप्रॉक्सीमेट 40% इसमें डीएनए, 60% इसमें प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन, अभी हमने उसको आगे चलकर डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आरएनए के बारे में आपको मालूम हो कि इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट। रीज़न क्या है, रीज़न उसकी सिंपल सी ये होती है कि जो आरएनए है इसकी सिंथेसिस होती है, यहाँ पे क्या होती है, इसकी सिंथेसिस होती है, इसलिए ये पार्ट उसी का बन जाता है, किस चीज़ का कंसीडर होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आल्सो। तो लिहाजा जब आपसे केमिकल कंपोजिशन पूछी जाए क्रोमोसोम की तो याद रखिएगा, नंबर 1 ये तो आपको मालूम है 40% डीएनए और 60% इसमें प्रोटीन है, कौन सी हिस्टोन प्रोटीन होती है। और साथ साथ ये भी आपको मालूम हो कि इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ
RNA इज आल्सो प्रेजेंट। रीज़न क्या है? रीज़न होती है कि साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ तक ये आपको क्लियर हो कि ये तो इसकी कंपोजिशन है। इसके बाद अब डीएनए के बारे में बताएंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए बेसिकली क्या है? अ वेरी लॉन्ग फाइबर है, वेरी लॉन्ग फाइबर है। इसके बारे में देखिए, और ये वेरी लॉन्ग फाइबर के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है। बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, वेरी लॉन्ग फाइबर डबल स्ट्रैंडेड, इसको हम फाइबर का नाम देते हैं। ये एक्सटेंड होता है अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। यानी अगर हमारे सामने ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमने क्रोमोसोम शो किया है, ये इसका सेंट्रोमियर है, तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली आपको किस तरह का नज़र आएगा। ये एक्सटेंड होगा, यहाँ से एक्सटेंड होगा अनब्रोकन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंटायर क्रोमोसोम। ये इसमें इस तरह से मौजूद होगा। तो इस तरह से हमें मालूम हो कि इसमें डीएनए किस तरह से प्रेजेंट है। एक क्रोमेटिड में एक क्रोमोसोम होगा, व्हाटएवर द लेंथ, जो भी इसकी लेंथ हो, उससे कोई गर्ज नहीं। अब देखिए, एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की जाती है। टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम, एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मालूम हो कि तकरीबन इसमें अबाउट 140 मिलियन का मतलब क्या होता है कि 1.4 × 10⁻⁸ ये आपके पास इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स है, किस में? डीएनए में। अबाउट 140 मिलियन यानी 1.4 × 10⁻⁸ क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? वन टिपिकल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कि अगर हम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है इसमें कि ये फिल कर सकती है, इट विल फिल 280 प्रिंटेड बुक्स। ये 280 से क्या बन जाएंगी? प्रिंटेड बुक्स बन जाएंगी। और हर बुक के जितने भी प्रिंटेड बुक्स बनेगी, ईच बुक विद 1000 पेजेस। कितने पेजेस होंगे इसमें? 1000 पेजेस होंगे। इसी तरह देखिए, अगर हम न्यूक्लियोटाइड जो होता है, इसको हम कहें कि ये एक वर्ड है, यानी न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड कॉरेस्पॉन्ड करे एक वर्ड की सूरत में। इसको अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड का नाम दे दें, ये आपके पास एक वर्ड बन जाए, तो लिहाजा हर पेज पे कितने वर्ड्स होंगे? ईच पेज हैविंग 500 वर्ड्स, यानी 500 न्यूक्लियोटाइड्स के नेम होंगे इस पे, किस पे? ये हर पेज पे। तो आप इस तरह, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्रोमोसोम की आपके सामने आ रही है। इसी तरह से बच्चों देखो कि हम अगर क्या करें कि डीएनए को यूं खींचे, क्रोमोसोम को यूं ले डाउन कर दें और उसको स्ट्रेट लाइन में लें, यानी डीएनए जो होता है आपको मालूम है ये हेलिकल फॉर्म में। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? ये आप इसको स्ट्रेट लाइन की सूरत में ला रहे हैं, तो आपको मालूम हो तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी जो लेंथ होगी दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है। ये एक क्रोमोसोम की आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। और फिटिंग इन अ स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस क्या मतलब? न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम का इस तरह से इतनी इंफॉर्मेशन के साथ मौजूद होना, हम कह सकते हैं इट्स अ नेचर्स मार्वल।
ये तो सिर्फ एक क्रोमोसोम है, अंदाजा लगा सकते हैं ह्यूमन सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और वही छोटी सी जगह क्या है, न्यूक्लियस, और उसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसी से रिलेटेड स्टूडेंट आपको पता हो कि अगर हम डीएनए जो होते हैं इन द सेल्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन, डीएनए इन दी सेल्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के सेल्स में जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं वो तमाम सेल्स के डीएनए को निकाल लें और उसको एंड टू एंड उसको हम क्या करें, कनेक्ट कर दें, सीधा करते जाएं और उसको क्या करें, आपस में कनेक्ट कर दें, तो आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कितनी लेंथ बन जाएगी, ये तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर की लेंथ बन जाएगी। 100 बिलियन किलोमीटर की लेंथ बन जाएगी, यानी कि 60 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर, 60 टाइम्स ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर। ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये देख सकते हैं कि आप ये इंटायर लेंथ इस तरह से देखें तो कितनी इसकी लेंथ बनती है। एक इंसान के तमाम सेल में मौजूद जितना भी डीएनए है उसको आप स्ट्रेच करें एंड टू एंड, ये इसकी लेंथ बन गई, और फिर उसको आप देखें कि आप 60 टाइम डिस्टेंस फ्रॉम द जुपिटर, इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग। तो ये बच्चों क्या है, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसमें हमने देखना होगा कि हमारे सामने मेजर कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इसमें डीएनए आ रहा है और इसके साथ प्रोटीन आ रही है, इनकी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी। तो सेकंड पार्ट अब हमने देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। ऑर्गेनाइजेशन में केमिकल कंपोजिशन में तो अभी हमने बताया कि इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन्स होती हैं इसमें, हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं। अब इसकी जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको बच्चों इस तरह से है कि जब हम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को डिसरप्ट करेंगे, यानी इसको हम डिसरप्ट के बाद ओपन करेंगे, तो हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं किस चीज़ को, इसके डीएनए को हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके डीएनए को स्टडी कर सकते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये जो इसके अंदर बाकायदा हमें क्या नज़र आएगा, एक स्ट्रिंग नज़र आएगा, यानी ये जो हमें फाइबर नज़र आएगा वो किस तरह का, किससे रिजेंबल करेगा, दैट इज़ जस्ट लाइक स्ट्रिंग ऑफ ये बीड्स से रिजेंबल करेगा, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। और इन बीड्स को फिर आगे चलकर आपने क्या नाम देना होता है, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली 10 नैनोमीटर थिक होते हैं, क्या, बीड्स। तो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की सूरत में आपको नज़र आएगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये एक न्यूक्लियोसोम क्या होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या शो किया, डीएनए है, तो यहाँ पे इसकी कॉइलिंग शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए, और ये जो हमने यहाँ पे ये ब्लैक मार्कर से डीएनए शो किया है, और रेड से क्या है, हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल शो किए। यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और इस पर क्या होते हैं, 2 टर्न्स ऑफ डीएनए, एक टर्न आ जाता है, और फिर इस तरह से ये इसका दूसरा टर्न आ जाता है, 2 टर्न्स ऑफ डीएनए होती है। ये 2 टर्न्स यानी इसके कितने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होते हैं, 200, एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स द डीएनए डुप्लेक्स is coiled around 8 histone protein molecules। ये 8 histone protein molecules के अराउंड क्या होता है, ये इस तरह से coiled होता है, ठीक है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोसोम, जिसका कितनी थिकनेस होगी, 10 नैनोमीटर। ये आप बता सकते हो किसके बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में। अब इसमें अहम चीज़ आपको क्या मालूम होनी चाहिए कि हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जनरली स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ओवरऑल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है,
ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोन्स हैं ये क्या है, इधर पे जो हम बता रहे हैं न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन्स जो होते हैं, ये हिस्टोन्स जो यहाँ पे इस न्यूक्लियोसोम में ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या वजह होती है पॉजिटिवली चार्ज की, ये मालूम होना चाहिए कि आपको इसमें क्या होते हैं, कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स होती हैं। कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी इसमें अर्जिनिन एंड लाइसिन, ये दो आप बता रहे हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, जिसकी वजह से ये जो 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन्स जो हम बता रहे हैं ऑक्टामेयर बनता है, ये इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोन जो होते हैं स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं विद नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ। नेगेटिवली चार्ज डीएनए के बारे में आपको पता हो कि इस पे क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। रीज़न क्या होती है, रीज़न आपको मालूम हो कि मेन रीज़न क्या होती है कि इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसकी वजह से डीएनए में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैग्नेट की तरह ये क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स, ये आपके सामने हिस्टोन प्रोटीन्स पे 2 टर्न्स ऑफ डीएनए। एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स द डीएनए डुप्लेक्स इज coiled around 8 histone protein molecules to make a complex, and this complex is called what, न्यूक्लियोसोम। इसको आप न्यूक्लियोसोम का नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोसोम। अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल की हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर जब आप क्या देखते हो इंटरफेज, इंटरफेज में फिर आप क्या देखते हो एस फेज। एस फेज के दौरान क्या होगा कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं, और उस दौरान फिर डीएनए की क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद दोबारा से ये सिलसिला जब इंटरफेस ख़त्म हो जाती है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो फिर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा अब उसके बाद आप देखो कि ये जो बीड्स आपके सामने बन रही, जिनको आप न्यूक्लियोसोम्स का नाम दे रहे हो, ये एक न्यूक्लियोसोम के दरमियान डीएनए जो होता है उसको क्या का नाम दिया जाता है, लिंकर डीएनए का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का, हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल का। यहाँ पर एक और हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान जो डीएनए होता है दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है विद वन हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो लिहाजा ये आप देखते हैं कि ये क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है, और ये स्ट्रिंग आगे चलकर क्या होना शुरू होता है, क्वाइल्ड होना शुरू हो जाता है। फिर ग्रेजुअली क्या देख रहे हैं आप आगे चलकर, जब ये क्वाइल्ड होता है तो आप ये सकते हैं थिक फाइबर बन जाता है। इसको हम क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइल, सुपर क्वाइल तो आगे आएगा, क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइल भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर ये इसका देख सकते हैं कि इसकी फिर कितनी इसका थिकनेस होगी, दैट इज़ 30 नैनोमीटर। ये 30 नैनोमीटर ये क्रोमेटिन फाइबर कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 30 नैनोमीटर थिक क्रोमेटिन फाइबर। फिर उसके बाद इस क्रोमेटिन फाइबर के बारे में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये हमने न्यूक्लियस के टॉपिक में भी इसको हमने डिस्कस किया था, जब हमने वहाँ पे क्रोमोसोम की बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो क्रोमेटिन है ये इसको दो बेसिक आप रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ख़ास तौर पर एक क्या कहलाता है, हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा कहलाता है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में आपको मालूम हो कि ये हाईली कंडेंस एरिया होता है, किसका, क्रोमेटिन का। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्रोमेटिन क्या होता है, अनफोल्ड होगा, डीएनए होगा, वो क्या होगा, पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो लिहाजा ये जो बेसिकली क्या हाईली कंडेंस एरिया होता है, और यहाँ पे जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनएक्सप्रेस्ड होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं अनएक्सप्रेस्ड रीजन भी हम इसको कहते हैं। दूसरा इसमें कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन के बारे में आपको मालूम हो कि नॉन कंडेंस एरिया होता है क्रोमेटिन का, और ये
फिर आपको मालूम हो कि यहाँ की जो जीज होती है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी चीज़ भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये कॉइलिंग के बाद आगे चले तो क्या बन जाता है, सुपर कॉइल बन जाता है। सुपर कॉइल जो होता है बेसिकली कंडेंस्ड जो होते हैं क्रोमेटिन, इनका कितना डायमीटर बनता है, तकरीबन 300 नैनोमीटर इसका डायमीटर बन जाता है। फिर ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इनटू द क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड बन जाएगा। तो एक क्रोमेटिड कितना 700 नैनोमीटर इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। ओवरऑल क्रोमोसोम की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2 क्रोमेटिड अगर इसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होंगे तो 1400 क्या होगा, नैनोमीटर थिकनेस होगी किस चीज़ की, क्रोमोसोम की। तो लिहाजा आपने देखा है कि किस तरह से डीएनए और जो इसकी प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह से क्रोमोसोम बनता है। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में क्या बताएंगे, व्हाट इज़ दिस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जब इसकी अनकॉइलिंग अनफोल्डिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सुपर कॉइलिंग, हम कह सकते हैं सुपर कॉइलिंग विद इन द क्रोमोसोम, ये सुपर कॉइलिंग विद इन द क्रोमोसोम है। फिर उसका आप ये भी बता रहे हो कि उसका कितना है, ये 300 नैनोमीटर इसका थिकनेस या डायमीटर कह सकते हो, और ये बेसिकली ये कंडेंस क्रोमेटिन होते हैं। फिर उसके बाद कॉइलिंग, ये सुपर कॉइल था तो उसमें क्या होगा, कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल, ये कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल होगा। इसका डायमीटर आप देख रहे हैं कितने इसकी थिकनेस बन रही है, ये आप देख सकते हैं 30 नैनोमीटर बनती है। और ये बीड्स आप देखिए खुलती जा रही है, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह होंगी। ये स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स हमने बताया क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब इसका डायमीटर कितना है, 10 नैनोमीटर है। तो ये इस बीच में क्या उसमें लिंकर डीएनए, और करते करते फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, मज़ीद इसको ओपन करेंगे तो हम किस पे पहुँच जाएंगे, डीएनए पे। और डीएनए कितना है, 2 नैनोमीटर इसका ये थिकनेस होती है। तो इस तरह से ये आप रिवर्स ऑर्डर में भी जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कंडेंसेशन भी होती है और डीकंडेंसेशन भी होती है। कंडेंसेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम बनेगा, और डीकंडेंसेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा ओपन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ये फिर ओपन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो लिहाजा हमें दोनों तरह से पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जब अनकॉइल्ड अनफोल्ड हो रहा है तो सबसे पहले क्या मिलेगी आपको, सुपर कॉइलिंग, फिर उसके बाद कॉइलिंग विद इन द सुपर कॉइल, फिर उसके बाद बीड्स ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑफ बीड्स आप कह सकते हैं, इसमें न्यूक्लियोसोम मिलेंगे और एट द एंड आप कहाँ पहुँच जाएंगे, डीएनए लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह आपको बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है किस चीज़ की, केमिकल कंपोजिशन में किस तरीके से इसके केमिकल्स यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें जो डाटा इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी आपको पता हो कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, कितना उसका डायमीटर होता है, फिर उसमें उसकी फॉर्मेशन कैसे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन रही है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 8 मॉलिक्यूल, और उसको दूसरा नाम आप क्या दे सकते हो, ऑक्टामेयर का नाम दे सकते हो। कितने टन्स होते हैं, डीएनए के 2 टन्स होते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, 200 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। इस तरह ये इन्फॉर्मेशन, लिंकर डीएनए के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि लिंकर डीएनए इसमें क्या है। फिर इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन में चार्ज नॉर्मली क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। उसकी रीज़न बताओगे, क्या वजह होती है, बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से याद होने चाहिए, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, यानी अर्जिनिन एंड लाइसिन की वजह से। तो लिहाजा हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये स्ट्रांगली अपने आप को अटैच कर लेती है किसके साथ, नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से, ये भी आपको क्लियर हो, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। तो इस तरह ये फिर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। डाटा इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे आप उसको कंडेंसेशन की तरफ लेके जाएं या आप उसको डीकंडेंसेशन की तरफ लेके जाएं, दोनों लिहाज से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।